गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे, आज हम 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक है उसमें पोइट्री सेक्शन का रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए ये रिवीजन बड़ा काम आएगा जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं या पहले की व्याख्याएं असाइनमेंट नहीं देखे हैं। तो मैं दोबारा से इसका रिवीजन करा रही हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और आगे आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे वो आपके पोइट्री सेक्शन के रहेंगे। तो कोई भी आपने बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है ताकि आपका जो पार्ट है वो बीच में स्किप ना हो। पहले हम पोइट्री सेक्शन का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम रीडर सेक्शन को लेंगे और उसके बाद आपकी वितान आ जाएगी। वितान में सिर्फ समरी के आधार पर आपको बताया जाएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर आपने लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो आप अपने फ्रेंड से एक बार हेल्प ले लें, कॉपी उनसे कर लें। और रिवीजन जब मैं करा रही हूँ, समरी आपको उसमें दे रही हूँ तो आपको स्टोरी खुद समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और कोई भी मिस नहीं करेंगे। तो ये जो आपका पाठ है ये तीसरा पाठ है। तीसरा मैंने इसलिए लिया, आप कहेंगे पहला और दूसरा कहाँ है, तो पोइट्री सेक्शन में मैंने उस सिलेबस को हटा दिया है जो CBSE एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब की बार 30% जो सिलेबस कम किया है उन चैप्टर का मैं रिवीजन नहीं करा रही हूँ। सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब मैं पढ़ाऊं तो आप इन वीडियो को देखेंगे तो कौन कौन सी कविताओं की वीडियो आ रही हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमें कौन से चैप्टर हटाने हैं। फिर भी जिन्हों को ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या हटा है और क्या नहीं हटा, तो 6 जुलाई के जो फर्स्ट वीक में हमने असाइनमेंट और वीडियो भेजे थे उसमें मैंने एक PDF बना के भेजी है, न्यू सिलेबस हिंदी के नाम से। आप उसे ओपन करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा, साथ में आपको पेपर का ब्लूप्रिंट भी मिलेगा कि उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएंगे और कौन सा क्वेश्चन किस सीरीज पर रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा। तो उसे आप जरूर देख लें या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है और आपको किसी भी तरह से मतलब ये नहीं सोचना है कि पता नहीं इस साल तो क्या होना है, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी पेपर होंगे, ठीक है। और आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि आप थोड़े में पढ़ते हुए भी बहुत अच्छा अपने आप को प्रूफ कर दें। आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं कविता पर। हाँ जी, कविता का नाम है कविता के बहाने, यानी कि जैसे आप किसी बात के बहाने कोई बात कह देते हैं, इसी तरह से कवि ने भी यहाँ पर कविता के बहाने यानी चिड़िया की उड़ान के बहाने कविता की बात की है। अब यहाँ पर कवि का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल अगर हम देखें तो आधुनिक इस तकनीकी दुनिया में बहुत कम रचनाकार बचे हैं जो कविताएं लिखते हैं और कविताएं रचते हैं, या बहुत कम पाठक ऐसे बचे हैं जो कविताओं को पढ़ते हैं। यानी कि कवि को इस बात का भय भी है, डर है कि कहीं कविता खत्म तो नहीं हो जाएगी, क्या इसका भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। अब कहते हैं जो लोग कविता का महत्व नहीं जानते कि कविता क्या है, उसका महत्व समझाने के लिए कवि ने इस कविता को रचा है। वो ये कहता है कि कविता खत्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। कभी रची गई हो, चाहे वो भूतकाल में, ठीक है, वर्तमान में, वो जरूर आगे चलती रहेगी और उस तरह से वो कविता अपने आप को आगे बढ़ती रहेगी, युगों तक चलती रहेगी, उसका भविष्य कभी खत्म नहीं हो सकता। चलिए तो कविता पर
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता रचना एक उड़ान की तरह है चिड़िया के बहाने। अब उसने चिड़िया का बहाना लिया है कि जिस तरह से चिड़िया ऊंची उड़ान भरती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है, उसी तरह से कविता लिखना भी एक उड़ान की तरह है। अर्थात कविता भी कल्पना से उड़ान भरती है। हमारे दिमाग में कोई चीज आ जाती है तो हम कल्पना के पंख लगाकर उड़ते हैं। उसी तरह से कविता भी उड़ती है, ऊंचाइयां छूती है, बहुत ऊंची उड़ान तक पहुंचती है। उसका जो गंतव्य है, जो मार्ग है, वो बहुत ऊंचा होता है। चिड़िया के बहाने से कहते चिड़िया की तरह से आप समझिए, जिस तरह से चिड़िया ऊंची उड़ान भरती है, उसी तरह से कविता की भी उड़ान ऊंची है। अर्थात कविता का जो रचने का माध्यम है वो बहुत ऊंचा है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहते अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो बेचारी चिड़िया क्या जाने कि कविता कितनी ऊंची उड़ सकती है, यानी कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। कोई एक अच्छी कविता लाखों करोड़ों पाठकों तक पहुंचती है, यानी उसकी ऊंचाई क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन कहता है कवि कि भला चिड़िया क्या जाने। कहते चिड़िया इस बात से अनजान है, उसे क्या पता। चिड़िया तो सीमित है, चिड़िया की जो उड़ान है उसकी एक लिमिट है कि वो आकाश में उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकती है। लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, न जाने कितने पाठकों तक वो पहुंचती है, पूरे विश्व में पहुंचती है। तो उसका जो प्रसार है वो कितना बड़ा है, वो जो विस्तृत है वो कितनी ज्यादा है। कहते ये चिड़िया को नहीं पता। बाहर भीतर, इस घर उस घर। कहते कविता भी चिड़िया की तरह बाहर भीतर, यानी मन के भीतर भी रहती है, मन के बाहर भी रहती है। इस घर उस घर, इस घर में भी उस घर में भी, यानी हर तरफ वो पहुंचती है, लाखों करोड़ों पाठकों तक पहुंचती है। बाहर भी भीतर, इस घर उस घर। कविता जो है वो मन के अंदर, मन के बाहर प्रभाव डालती है। इस घर उस घर, एक घर नहीं हर घर तक, इस घर पर भी उस घर पर भी पहुंचती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कविता भी पंख लगाकर उड़ पा सकती है, उड़ सकती है, ये माने, ये मतलब चिड़िया क्या जाने। कहते चिड़िया को नहीं पता। चिड़िया सोचती है कि मैं ही आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि कविता की उड़ान तो उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची है। लेकिन ये चिड़िया को नहीं पता। अर्थात चिड़िया को यहाँ पर असमर्थ दिखाया है, जबकि कविता एक समर्थवान है जो लाखों करोड़ों पाठकों तक उनके हृदय को छूती है, हर घर तक पहुंचती है और एक अपनी पहचान लाखों युगों तक बनाकर रखती है। तो चिड़िया की उड़ान की अपेक्षा कविता की उड़ान ज्यादा हुई। अर्थात कविता जो है वो ज्यादा समय तक टिक पाती है, वहां पर पाठकों के हृदय में मौजूद रह पाती है। आगे कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कहते मान लीजिए कविता जो है वो भी खिलती है, अर्थात सुंदर दिखती है। कैसे? फूलों के बहाने। कहते चलो तुम्हें फूलों के बहाने से समझाता हूँ। जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कहते फूल जो होता है उसका खिलने का जो महत्व होता है वो फूला नहीं समाता कि मैं खिला हुआ हूँ, मेरा ही सब कुछ है। कहते उस फूल को क्या पता कि कविता भी खिलती है, अर्थात कविता भी सुंदर दिखती है। कहने का मतलब जो फूल होते हैं उनका एक टाइम होता है, 10 दिन 15 दिन महीने भर खिलते हैं वो, ठीक है, मुस्कुराते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन कविता जब खिलती है, अर्थात कविता जब सुंदर शब्दों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से पाठकों के हृदय में अगर एक बार उतर गई या पाठकों को एक बार सुंदर भा गई, तो कहते वो तो लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में समाकर युगों युगों तक बसी रहती है।
आप भी कोई सुंदर कविता आपने पढ़ी हो, कोई अच्छी कविता आपने पढ़ी हो जो आपके हृदय को छूती हो, तो आप कभी अभी भी याद करते होंगे कि बचपन में ये कविता बहुत सुनी थी हमने, ठीक है, या ये कविता जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो हम उसे युगों युगों तक याद रखते हैं। जबकि फूल क्या है, साल में न जाने कितने मौसम आते हैं और मौसम के हिसाब से खिलते हैं, लेकिन कविता जब एक बार खिल गई अर्थात एक बार बन गई और सुंदर बन गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए पाठकों के हृदय में रहती है, हमेशा खिलती रहती है। जितनी बार भी उसे पाठक पढ़ते हैं उतना ही उन्हें आनंद मिलता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने। कहते हैं कविता जो है मन के भीतर भी मन के बाहर भी, इस घर में भी उस घर में भी, बिना मुरझाए, यानी फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कविता बन गई तो वो कभी भी नहीं मुरझाती, सुंदर बन गई तो वो हमेशा हमेशा पाठकों के हृदय में सदा महकती रहेगी, सदा पाठकों को आनंद देती रहेगी। जैसे एक फूल खिलता है और वो दर्शक को बड़ा आनंद देता है, खिलता है तब तक, मुरझा जाता है जब उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कविता एक बार खिल गई, कविता अगर सुंदर रची गई तो उस सुंदर कविता को हमेशा महकते रहना, हृदय में समाये रहने का गुण उसमें होता है। वो बिना मुरझाए, फूल की तरह नहीं है, वो हमेशा पाठकों के हृदय में महकती रहती है, सजी रहती है। फूल क्या जाने, कहते फूल को क्या पता, फूल इसकी महत्ता को नहीं जानता, उसके महत्व को नहीं जानता। यानी कविता तो ऐसी चीज है जिसे कभी भी क्या है, उसकी उड़ान को, उसकी महक को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपने कविता रच ली तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप उसे पुस्तकों में, ठीक है, लाइब्रेरी में, ठीक है, आप प्रशासक के द्वारा उसे छपवा कर प्रकाशन करके लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या फूल हमेशा महकता रहेगा? नहीं, उसका एक समय है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन फूल को कविता का महत्व नहीं पता, ठीक है। किसको पता है? जब महकती है, जब कोई लिखता है उसे कविता का महत्व पता है। वो बिना मुरझाए, फूल की तरह नहीं, बिना मुरझाए वो पाठकों के हृदय को महकाती रहती है, सदा खुशी देती रहती है, आनंद देती रहती है। अपनी महक से वो क्या है, सुनने वालों को भाव विभोर करती रहती है। आगे देखिएगा, कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। अब वो कहते कविता लिखना भी कोई मजाक नहीं है, कहते ये खेल की तरह है। इसके खेल का मतलब कविता में शब्द, अलंकार, छंद, पदबंध उसे करना, अच्छे अच्छे शब्दों का समावेश उसमें करना, कहते ये भी एक खेल है बच्चे के बहाने। कहते बच्चे के बहाने से समझिए, जैसे बच्चा किसी भी इधर उधर की चीजों को इकट्ठा करके और एक खेल बना लेता है, ऐसे ही कवि भी किसी भी इधर उधर के शब्दों को लेकर छांट कर उसे अच्छा बनाकर उसे एक खेल बना देता है, उसमें शब्दों को लगा देता है। ये एक जादू है, खेल है, तमाशा है जो एक अच्छा कवि ही रच सकता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कहते कविता जब एक खेल बन जाती है, रच जाती है, तो वो सब के बाहर भीतर, इस घर में भी उस घर में भी, सब घर एक कर देने के माने, सब घरों को एक कर देती है। अर्थात इसी कविता को मैं भी पढ़ रही हूँ और जितने भी बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो कविता ने सबको क्या कर दिया, एक बांध दिया, सभी एक बने हुए हैं। किस तरह से, जैसे बच्चा खेल खेलता है तो वो कोई मतभेद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, यह घर वह घर नहीं करता, वो सब घरों तक खेलता है, सब घरों के अंदर जाकर खेलता है। उसी तरह से कविता भी किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करती, वो सबके घरों तक पहुंचती है, सबके मन तक पहुंचती है और सबको एक करके बांधने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि कविता जो है वो कभी भी बिना भेदभाव किए किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वो भेदभाव नहीं करती। जो पढ़ेगा उसे आनंद आएगा। अब पाठक तो कोई भी हो सकता है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी वीडियो को आप कोई भी पढ़ सकते हैं, तो ये कविता कितने लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या कोई भेदभाव हो रहा है? नहीं। तो उसी तरह से
जिस तरह से बच्चा खेल खेलता है जब कोई भेदभाव नहीं करता, उसी तरह से कविता का लिखना भी एक खेल है, यानी कविता लेखन करना भी एक कला है। और ये कला कहते किसी में भेदभाव नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि हम इस धर्म के लिए लिख रहे हैं, उस धर्म के लिए लिख रहे हैं, इस वर्ग के लिए लिख रहे हैं, इस वर्ण के लिए लिख रहे हैं। नहीं, जो रचनाकार है, कवि है, वो सबको एक मान के लिखता है। और कविता भी जब सब तक पहुंचती है तो वो किसी में भेदभाव नहीं करती, वो सबके साथ, पाठकों के साथ जुड़कर रहती है और उन्हें हमेशा हमेशा आनंद देती रहती है। अगर एक बार कविता रच गई तो युगों युगों तक पाठकों को आनंद देती रहेगी। लेकिन चिड़िया असीमित जो उसकी सीमा है वहीं तक उड़ सकती है। फूल जो है वो अपनी निश्चित सीमा में ही खिल सकता है, बच्चा जो है वो निश्चित सीमा में ही खेल सकता है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, वो न जाने कितने लोगों तक पहुंचती है, हमें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगी। तो उसकी उड़ान बजाय इन सब के सबसे ज्यादा ऊंची है, पहुंच सबसे ज्यादा ऊंची है। इसलिए कविता का जो अस्तित्व हम ये कह रहे हैं कि आगे कविताएं नहीं रची जाएंगी, तो ये एक गलतफहमी है। क्योंकि कविता कभी भी रची गई हो या रची जा रही हो, वो हमेशा उसकी उड़ान ऊंची रहती है और कामयाबी प्राप्त करती है, आगे चलती रहती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। हमारे जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आया? नहीं, वो आज भी महकते हैं। जैसे ही मैं पढ़ूंगी, आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा जैसे आज ही घटना घटित हो रही है। तो इस तरह से कविता भी सदा महकती रहती है, सदा पाठकों को आनंद देती रहती है, सदा लोगों के हृदय में विराजमान रहती है। इसलिए जो नए रचनाकार हैं, जो नए काव्यकार हैं, उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए कविता में अपार संभावनाएं हैं। वो ये ना सोचें कि कविता की उड़ान ऊंची नहीं हो सकती। कविता में अच्छे शब्दों का खेल जब आप डालेंगे, अच्छी उड़ान उसे देंगे, तो वो जरूर लाखों करोड़ों पाठकों के हृदय पर अपना राज करेगी। तो इसका यही मतलब बताया है कि कविता का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे वो कभी भी रची गई हो। और सब चीज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, फूल का समय निश्चित है, नष्ट होगा, लेकिन कविता कभी भी नष्ट नहीं होगी। आज भी ये आरोह की किताब हमारे जमाने में भी चलती थी, आपके जमाने में भी चल रही है, आगे आने वाले में भी चलेगी। तो क्या ये खत्म हुई? नहीं हुई। उसी तरह से जो एक बार रचा गया, जो एक बार लिखा गया, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए नए साहित्यकारों को, नए रचनाकारों को, नए काव्यकारों को अपनी कलम नहीं छोड़नी चाहिए और आगे रचते रहना चाहिए। तो ये कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।